सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ बेसिक सम पॉइंट आपको समझाने वाले हैं। इसके और वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो यदि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को समझना है तो जुड़े रहें अशोका क्लासेस 0.2 से। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए से नए वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक चैप्टर का कुछ पॉइंट जो है आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि परिवर्तन क्या होता है। जैसे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, समीकरण संतुलित समीकरण क्या कहलाता है, और उसके बाद कंकाली समीकरण। ये अगर इतना पॉइंट आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं इस वीडियो में तो 100% हम कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपका 2 से 3 नंबर जो है वो यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला टॉपिक है हमारा परिवर्तन। पहला टॉपिक क्या हमारा परिवर्तन। पहला टॉपिक तो हम जानते हैं परिवर्तन जो हमारा होता है, यहाँ पर हमें दो प्रकार के परिवर्तन पढ़ना है। यहाँ पर कितने प्रकार के परिवर्तन पढ़ना है? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है हमारा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक और परिवर्तन। तो पहला यहाँ पर हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक रासायनिक क्या? परिवर्तन। ठीक। अब सबसे पहले हमारा भौतिक परिवर्तन आता है, तो हम भौतिक परिवर्तन को समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें किसी वस्तु की परमाणविक संरचना और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, इसमें किसी वस्तु के परमाणविक संरचना और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है तथा आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है बर्फ का पिघलना। तो हम जानते हैं जो हमारा जल होता है, हमारा जल होता है, जल से हमारा बर्फ बनता है और बर्फ से पुनः हमारा जल बन जाता है। जब इस प्रकार का परिवर्तन हो कि जो दोनों प्रकार के दोनों साइड को जो परिवर्तन हो, जैसे जल से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से जल बना सकते हैं, जब ऐसा परिवर्तन हो तो ये हमारा स्थायी परिवर्तन कहलाता है और स्थायी परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है बल्ब का जलना। तो बल्ब का जलना भी हमारा कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लोहे से चुंबक का बनना। लोहे से चुंबक का बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं इसके। ठीक। अब अगला परिवर्तन है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा अगला परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का गुण तथा आकृति, और यहाँ पर पदार्थ का गुण तथा आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण भी बदल जाए, यानी पदार्थ का जो व्यवहार था वह भी बदल जाए तथा उसकी संरचना यानी बनावट भी बदल जाए। जैसे यहाँ पर है बीज का अंकुरण। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा बीज मान लीजिए बोते हैं। जब एक छोटा सा बीज बोते हैं तो उसकी जो संरचना होती है वह दूसरी प्रकार होती है। कुछ दिनों बाद वह क्या होता है? वहीं पर एक वृक्ष बन जाता है, तो उसकी संरचना कुछ दूसरी हो जाती है। यहाँ पर उसकी संरचना में भी परिवर्तन हो गया तथा उसके गुण में भी परिवर्तन हो गया, तो ये परिवर्तन हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब अगला उदाहरण है साबुन का बनना। साबुन का बनना, तो साबुन का बनना भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पचना भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। तो अगला जो हमारा टॉपिक था अभिक्रियाएं, उसको हम समझ लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस। तो वे क्रियाएं जहां पदार्थों के गुणों गुणों यानी जैसे उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो जाए, यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं हमारा होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है बड़ी ज्वलनशील गैस होती है। क्या होती है? बड़ी ज्वलनशील गैस होती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? जब ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराते हैं एक निश्चित अनुपात में तो क्या बना लेता है? ये जल बना लेता है। और जल बनने के बाद क्या होता है कि इसके जो गुण हैं इसके वो क्या होते हैं? बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये बड़ी ही ज्वलनशील गैस थी। कैसी थी? ज्वलन यानी बहुत जल्दी जलने वाली। और यहाँ पर क्या हो गया? वही से बना है, उसी से ये बना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जल जल क्या करता है? जल आग को बुझा देता है, आग को बुझा देता है। तो यहाँ पर देखिए इसके गुण में परिवर्तन इस प्रकार से हो गया। अगला देखते हैं उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उसके संरचना में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए हाइड्रोजन की बनावट को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा गया तो उसकी संरचना में भी परिवर्तन हो जाएगा।
उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी संरचना, उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाता है, उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, तो ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी क्रियाएं क्या होती हैं? तो वे क्रियाएं जहाँ पदार्थों के गुणों, संरचना तथा संगठन में परिवर्तन होता है होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट हम आप लोगों को समझा देते हैं, समीकरण क्या होता है। एक हम समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, तत्व माने हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, तो जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को प्रतीकों के रूप में, यानी जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है क्या होता है? H होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg होता है। एल्युमिनियम का Al होता है। इसी प्रकार जब अभिक्रिया में भाग लिए गए तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसे कहते हैं गिव्स आउट जल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया, हाइड्रोजन यहाँ गैस के रूप में है H2, ऑक्सीजन का हो गया O2, यहाँ पर क्या बन गया? H2O बन गया। अब हम अभिक्रिया के दाएं तरफ जो तत्व रहते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और बाएं तरफ के तत्वों को कहते हैं उत्पाद। ठीक, अब चलिए हम समझ लेते हैं अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। यहाँ पर हम अभिकारक को समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी जो हमारी अभिक्रिया होगी उसमें भाग लेने वाले तत्वों को, यानी जैसे Mg हो गया, O2 हो गया, इन तत्वों को अभिकारक कहते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। या अभिक्रिया में हम जिन तत्वों को लेते हैं, यानी जैसे हमें मान लीजिए चाय बनानी है तो क्या लेंगे? चीनी लेंगे, दूध लेंगे, पानी लेंगे, चाय पत्ती लेंगे। तो जो चीज़ हम ले रहे हैं ये क्या हो गया? ये हमारा अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अभिकारक हो गया। और जो हमें उसके बाद मिल रहा है ये हमारा उत्पाद हो गया। यानी चाय हमारा उत्पाद हो गया, चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती हमारा अभिकारक हो गया। तो इसी प्रकार हम जैसे ये अभिक्रिया लिखी है, तो अभिक्रिया में जिन तत्वों को हम, अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, भाग लेने वाले तत्वों को, जैसे यहाँ पर Mg O2 क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। और उत्पाद क्या होता है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया होने के बाद जो तत्व हमें, जो यौगिक लिख लेंगे, जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है 2MgO2, यहाँ क्या हो गया? अभिकारक, और 2MgO क्या हो गया? उत्पाद हो गया। यानी यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो अगला टॉपिक हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम एक जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि किसी भी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो उसी प्रकार है हमारा रासायनिक समीकरण, कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें साइड के तत्व का द्रव्यमान अभिकारक तथा उत्पाद यानी इस साइड के तत्व का द्रव्यमान, उत्पाद की मात्रा, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक अभिक्रिया 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। यहाँ पर हमारा ये Mg क्या है? मैग्नीशियम। ये Mg क्या है? हमने मैग्नीशियम लिया। क्या लिया? मैग्नीशियम की क्रिया हमने ऑक्सीजन के गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन से कराया, तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितना हमने इधर Mg लिया है और O2 मिला के जो द्रव्यमान इधर है, वही द्रव्यमान हमारा इधर का भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 2Mg लिया है तो इधर भी 2Mg होना चाहिए। हमने यहाँ पर O2 लिया है तो यहाँ पर 2O है तो इधर भी 2O होना चाहिए। देखिए हमारा 2 से क्या है? गुणा है। जैसे यहाँ पर अभी लिखा होता 2MgO और इधर लिखा होता 2MgO,
O, लेकिन यहाँ पर O2 होता और यहाँ पर होता केवल Mg O। तो इधर देखिए हमारा यहाँ पर है 2 Mg, इधर है 2 O, 2 O है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 Mg और 1 O है। तो ये समीकरण कैसा हुआ? संतुलित समीकरण नहीं हुआ। तो जब समीकरण संतुलित ना हो तो उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। और जब हम समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की मात्रा को समान कर दें, यानी 2 Mg इधर है तो 2 Mg इधर भी होना चाहिए, O2 इधर है तो 2 O इधर भी होना चाहिए, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है और समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, जो कि आप लोगों को बड़ी सरल भाषा में समझाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।